हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर बात करने वाली हूँ कि हमको उसकी किस तरह से केयर करनी है और क्या क्या सावधानियाँ उस पर रखनी है जिससे हमारे जो मैरीगोल्ड के प्लांट है वो ख़राब ना हो। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं आपसे अपने मैरीगोल्ड मिलवा देती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से अपने रोज़ के फ्लावर दिखा देती हूँ। देखिए कितने सारे इनमें फ्लावर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए एक ही प्लांट में दो दो तीन तीन ब्रांच आई हुई है और एक ही ब्रांच पे तो उसमें दो तीन कलियाँ एक साथ आएंगी। अभी तो एक ही निकली लेकिन यहाँ से भी निकलने वाली है एक और काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है प्लांट। देखिए मेरा कितना अच्छा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मैरीगोल्ड पे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ मेरे मैरीगोल्ड हैं जिन्हें कि मैंने सैपलिंग ला करके अपने गार्डन में ऐड किया है। जब मैं लेकर आई थी तब मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था। इस कंडीशन में थे मेरे ये वाले प्लांट जो मैं 4 प्लांट लेकर के आई थी, 4 या 5 प्लांट लेकर आई थी। तो इस तरह के थे, इतने बड़े बड़े से। और इन प्लांट को तो मैं इतने छोटे लेकर आई थी, बिल्कुल इतने छोटे छोटे से, इससे भी ज़्यादा छोटे थे जब लेकर आई थी। 5 रुपीज़ के। अभी मैंने इनकी पिंचिंग कर दी है। पिंचिंग करने के बाद देखिए प्लांट मेरा नीचे से कितना ज़्यादा घना हो रहा है। और जो इसकी पिंचिंग की थी वो मैंने कटिंग लगा दी थी तो ये मेरी कटिंग ग्रो हो गई। कल मैंने इनको भी रिपोर्ट कर लिया है। तो ये कटिंग से और सीड से दोनों तरह से ग्रो किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और जो इसकी प्रोपोगेशन है काफ़ी अच्छी, मतलब कि काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है। लेकिन सीड आपको हाइब्रिड अच्छे सीड होने चाहिए। जो हमारे घर में ये फ्लावर खिलते हैं इनमें सीड नहीं बनते हैं। मैंने कई बार सोचा भी कि अगर सीड बनेंगे तो मैं ट्राई करूँगी उसको ग्रो करने के, लेकिन इसमें सीड नहीं बनते हैं। तो आप मार्केट से सीड ला करके ग्रो कर सकते हैं। इसमें कई वैरायटी आपको आएगी। जाफरी मैरीगोल्ड है और ये देखिए डबल मतलब हाइब्रिड मैरीगोल्ड है और फ्रेंच मैरीगोल्ड आता है। एक जाफरी जो बिल्कुल देसी होता है हमारे घरों में, बिल्कुल ये देखिए मेरा देसी वाला है जो छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फ्लावर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट ईयर तो मेरे पास इसके बहुत बड़े बड़े से प्लांट थे। ये मैंने अभी सारे कटिंग से ग्रो किए हैं कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4 प्लांट। और इसका मदर प्लांट तो बिल्कुल नाजुक सा है, उसमें भी कलियाँ भी आ गई हैं, उसको भी मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। लेकिन जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है छोटे छोटे 5-5 इंच के पॉट में लगाया है इनको, देखिए इस तरह से। और एक एक कटिंग देखिए इतनी ज़्यादा बुसी हुई है, इतना सुंदर। ये जब पूरा खिलेगा तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है और लगभग 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो अभी देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी होने लगी है। तो आप नर्सरी से अगर प्लांट लाते हैं तो आप छोटा प्लांट ही लेने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ऐसे खिला हुआ प्लांट बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि एक बार आप उसको लेकर आएंगे वो आपके यहाँ गार्डन में खिल करके और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी प्लांट लाएँ तो आप इस कंडीशन में, या तो इस कंडीशन में ला सकते हैं या तो और छोटे ला सकते हैं, या फिर इस कंडीशन में ला सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कलियाँ आई हुई हैं तो आप इस तरह से फ्लावर प्लांट ला सकते हैं। तो आपके गार्डन में काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइम तक खिलता रहेगा। और सबसे फर्स्ट बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमें क्या करना है, जब इसके फ्लावर खिल जाते हैं और जैसे फ्लावर थोड़ा सूखने लगते, पुराने होने लगते, तो आप उनको कट करके पूरा यहाँ से सीजर की हेल्प से पूरे जो इसकी ब्रांच है यहाँ से कट कर दीजिए। तो यहाँ से न्यू ब्रांच और निकलेंगी और प्लांट आपका और ज़्यादा घना होगा और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी उतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है, उतने नए नए फूल बनते हैं। जैसे आप पुराने फूल हटाते जाएंगे तो न्यू न्यू फ्लावर आते जाएंगे। और तीसरी बात है कि जब आप अगर छोटा पौधा लेके आते हैं तो उसमें आप पिंचिंग ज़रूर कर लीजिए उसकी। आप नहीं तो एक सिंगल स्टेम हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूँ, रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। इसकी मैंने पिंचिंग नहीं करी थी और पिंचिंग भी नहीं की थी और इसको रिपोर्ट भी नहीं किया था। ये छोटे से ग्लास में लाके मैंने इसको लगा दिया और ये उसी में लगा रह गया काफ़ी टाइम तक, अभी तक ही लगा रह गया। इसको लगभग मैंने 5-6 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है। फिर तो रिपोर्ट तो कर लिया। इसमें एक फ्लावर भी आ गया, देखिए बहुत प्यारा सा फ्लावर आया है। अगर ये पहले से अच्छी ग्रोथ हो जाती तो ये लगभग इन्हीं के कंडीशन में होता आज ये प्लांट, ये वाला भी देखिए। लेकिन पिंचिंग न करने और रिपोर्टिंग न करने से इसकी कंडीशन क्या हुई है। तो अभी मैंने इसको रिपोर्ट भी किया, अब इसकी पिंचिंग कर दी है यहाँ से। तो जो मैंने यहाँ से पिंच करा था उसको मैंने कटिंग लगा दिया है। ये जो मेरी 2 कटिंग तैयार है वो इन्हीं की पिंचिंग से तैयार हुई है। इन्हीं की मैंने, सॉरी इनकी नहीं, इनमें से किसी की पिंचिंग थी। इनकी पिंचिंग मैंने की थी तो ये कटिंग मैंने तैयार की थी। ये देखिए ये वाली, ये तीनों मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। इनकी पिंचिंग करी और इनकी पिंचिंग करी थी तो ये मैंने 2 प्लांट यहाँ से तैयार कर लिए हैं।
तो 2 की ही मैंने कटिंग लगाई थी, क्योंकि 2 बहुत छोटे छोटे से की थी, 2 को थोड़ा मैंने नीचे से कट किया था, तो उनकी मैंने कटिंग लगा दी थी। तो अगर आप शुरू में थोड़ा पिंच कर देते हैं तो आपका प्लांट घना हो जाता है, चाहे वो मैरीगोल्ड का हो। आप डहेलिया में भी यही चीज़ कर सकते हैं। जब आप पिंचिंग करते हैं तो देखिए इस तरह से इसमें ब्रांच निकलती हैं। एक जगह से पिंचिंग की मैंने सिर्फ ऊपर की टिप, और साइड से 2 ब्रांच, उसके साइड से 2 ब्रांच और उसके साइड से 2 ब्रांच, तो यहाँ से 6 ब्रांच निकल करके आ रही हैं। तो इसी तरह से मैरीगोल्ड में भी होता है। मैरीगोल्ड में भी अगर आप ऊपर की टिप को पिंच कर देते हैं तो साइड से बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं। ये वाले मेरे इसी तरह से घने हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे प्लांट में बीमारियां लगती हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप इस पर हफ्ते में कम से कम 2 बार या फिर 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहिए। या तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या फिर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा जो हार्ड ना हो, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप उसको 2 ml ले करके 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसमें जो फफूंद जैसा जम जाता है और लीफ माइनर का अटैक भी हो जाता है तो वो नहीं होगा, उससे लीफ कर्ल की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे इस प्लांट में थी और धीरे धीरे करके मैंने उसको देखिए बिल्कुल ठीक कर लिया है। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी पूरी तरह से ख़राब हो गया था, फिर मैंने उस पर 2-3 बार स्प्रे किया तो उसके बाद ही बिल्कुल देखिए अब सही हो गया है। नीचे की जो कर्ल वाली लीफ थी मैंने उन सबको हटा भी दिया है। थोड़ी बहुत अभी भी प्रॉब्लम है नीचे की पत्तियों में, जो पुरानी पत्तियाँ हैं। न्यू पत्तियाँ देखिए बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। या तो नीम ऑयल का स्प्रे आप हफ्ते में 2 बार कीजिए, या तो हफ्ते में 1 बार कीजिए, और या तो फिर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी पत्तियाँ कर्ल होकर ख़राब हो जाएंगी, इसमें लीफ माइनर का अटैक हो जाएगा। वो एक मक्खी आती है और हम उसको देख नहीं पाते हैं, मतलब कभी कभी मुझे दिखती है, और उसी के अटैक से मतलब कि हमारे जो पत्तियों में वाइट सा कोई ऐसा लगता है कोई कीड़ा चल के निकल गया है, तो वो अपने लार्वा और अपने अंडे छोड़ जाती है। तो हमारे पत्तियों के अंदर, ऐसे ऊपर से आपको नहीं रहेगा, वो पत्तियों के अंदर जा कर के बिल्कुल उसके समा जाते हैं और नीचे से निकलते हुए चले जाते हैं, इस पत्ती से उस पत्ती, उस पत्ती से उस पत्ती, इस तरह से पूरे प्लांट को आपके ख़राब कर देते हैं। और इतना ज़्यादा खतरनाक है, वो टमाटर में भी हो जाता है, बैगन में भी हो जाता है, मतलब कि वेजिटेबल वाले जो प्लांट होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा अटैक होता है उसका। और मैरीगोल्ड में भी हो जाता है। लास्ट ईयर मैंने टमाटर के बहुत सारे प्लांट लगाए थे, उसके कारण मेरे पूरे डहेलिया में उसका अटैक हो गया था। तो मैंने इस बार टमाटर अपने गार्डन में ग्रो नहीं किया इसीलिए। तो उसका अटैक भी बहुत ज़्यादा घातक होता है और बहुत ही ज़्यादा यानी कि खतरनाक होता है, उससे प्लांट फिर ख़राब ही हो जाता है पूरा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको खाद क्या देनी है। तो खाद आप इसको, इस प्लांट के लिए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होता है। तो आप चाहे तो गोबर की खाद दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। गोबर की खाद अच्छी डिकम्पोज होनी चाहिए, लगभग 1 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए। और मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाएं। मिट्टी बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग सैंड, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, और 1 भाग हमारी जो गार्डन सॉइल है वो तो है ही। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, थोड़ी सी नीम खली, थोड़ा फंगीसाइड पाउडर, बस इतने ही इसके लिए काफ़ी है। इतनी मिट्टी अगर आप तैयार करके इसको प्लांट को लगा देते हैं तो प्लांट आपका बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो होगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। पानी आपको बिल्कुल मिट्टी को चेक करके देना है। जब मिट्टी ऊपर की एक लेयर सूखी लगे, ये देखिए इस तरह से मिट्टी मेरी जो है, और यहाँ पे देखिए ये कैटरपिलर बैठे हैं, ये इस तरह से हमारे पत्तियों को खाते हैं और पूरे प्लांट को ख़राब करके रख देते हैं। तो इनको मैं भी किसी स्टिक से फेंक दूँगी बाहर। तो ये देखिए इस तरह से मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जानी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मिट्टी थोड़ी ड्राई हो तब आप पानी दीजिए। ये देखिए अभी नीचे की थोड़ी सी गीली है, फिर भी ऊपर का ये सरफेस सूख चुका है। तो इस तरह में भी आप दे सकते हैं। एकदम इस तरह से जब गीली मिट्टी रहती तब पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा देंगे तो इससे फंगस बहुत जल्दी लगेगा। तो इस तरह की जब कंडीशन हो मिट्टी, इससे थोड़ा और हार्ड हो जाए तब आप पानी दीजिए। और इसको हमको खाद और या फर्टिलाइज़र कैसे देना है तो वो भी बता देती हूँ आपको। तो खाद इसमें आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में 1 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो डीएपी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो आप डीएपी के भी 4 से 6 दाने एक गमले में डाल सकते हैं। जब मिट्टी इस तरह सूख जाए तो थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी की, और गुड़ाई करने के बाद आप 4-6 दाने उसमें डीएपी के डाल सकते हैं, या तो फिर आप उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या फिर गोबर की खाद दे दीजिए। तो इसके लिए बहुत होता है। और अगर मिट्टी इसी तरह से ड्राई करके आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी आपकी अच्छी ड्राई होनी चाहिए जब भी आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तब। तो मैंने तो इनकी मिट्टी जब बनाई है, अभी वही मिट्टी मेरे चल रही है। अभी मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, क्योंकि काफ़ी रिच अच्छी मिट्टी मैंने तैयार की है, आप लोगों के साथ तो शेयर भी करी थी।
तो अभी मैं इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देने वाली हूँ, कम से कम तो 15 दिन या 10 दिन अभी कुछ भी नहीं दूँगी। उसके बाद बस इसमें थोड़ा थोड़ा वही वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद देती रहूँगी। तो या तो फिर मस्टर्ड केक बनाती हूँ तो उसका लिक्विड भी दे सकती हूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। अभी कम से कम 15-20 दिन जो खाद हमने इसमें ऐड की थी मिट्टी में वही चलेगा, तो इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और सनलाइट आपको बिल्कुल फुल सनलाइट में इनको रखना है, लगभग 6 से 8 घंटे की धूप अच्छी लगनी चाहिए। जितनी अच्छी सनलाइट लगेगी उतने अच्छे प्लांट आपके हेल्दी ग्रो होंगे। और अगर आप छाया में इनको ग्रो करेंगे तो फंगस बहुत जल्दी अटैक करेगा, जो पेस्ट हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ऐसी जगह मैरीगोल्ड के प्लांट को रखिए जहाँ पर 6 घंटे की कम से कम धूप आती हो और प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे हेल्दी रहें। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ये सनलाइट पर ही डिपेंड रहता है, अच्छी सनलाइट मिलेगी तो प्लांट अच्छा हेल्दी ग्रो होगा। तो बस इतनी सी चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके जो मैरीगोल्ड के प्लांट हैं इसी तरह से फ्लावरिंग करेंगे और काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रोथ करेंगे, कोई फंगस या कोई बीमारी नहीं लगेगी प्लांट में। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपके प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो होंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मेरे देखते ही देखते कैटरपिलर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैं उसको फेंक भी नहीं पाई। मैंने तो उसको कम से कम 2 मिनट खोजा लेकिन वो नहीं मिला। अभी मैं इसको वीडियो बंद करने के बाद फिर से ढूंढूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड, बाय।